प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ से आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय भी प्रागैतिहासिक कला ही है और हम लगभग इसके इस चैप्टर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह विषय केवल BA सेकेंड ईयर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए है और हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। वह अंतिम चरण आज है कि आदिमानव ने जो चित्र बनाए, जिन्हें हम प्रागैतिहासिक चित्र कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या खास बातें थी और क्या तकनीक थी। मतलब उसने किस तरीके से इन चित्रों को बनाया। आज तो वर्तमान में हमारे पास चित्र की तकनीक के अनेक साधन हैं, अनेक सामग्रियां हैं। कलर डब्बों में आते हैं, पैकिंग में आते हैं और तुलिकाएँ आती हैं, ब्रश आती है, कलर प्लेट आती है, सीट आती है, सब अलग अलग प्रकार की सीट्स आती हैं, कैनवास आते हैं और दीवारें भी बहुत स्मूथ होती हैं, उन पर पेंट पॉलिश सब होता है और हम बढ़िया चित्र बनाते हैं। परंतु उस समय के मानव के पास, आदि मानव के पास इनमें से एक भी चीज़ बनी बनाई नहीं थी। उसे इन सभी चीज़ों को स्वयं ही तैयार करना पड़ता था। तो कैसे कैसे वह क्या क्या करता था, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। मैंने पहली बात लिखी है कि चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों, गुफाओं की फर्शों, छतों पर और दीवारों पर बनाए गए हैं। हमें जो चित्र मिलते हैं वो इन्हीं सभी धरातलों पर मिलते हैं और ये सभी धरातल क्या थे? समतल तो थे नहीं, ज़्यादातर खुरदरे थे, पथरीले थे। फिर भी उसने उन जगहों को किसी न किसी प्रकार से चित्रण योग्य बनाया, समतल किया और थोड़ा बहुत, सबको नहीं कर पाया पर फिर भी उसने किया और उन पर अपने मनोदशा के चित्र बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि चट्टानी जगह पे, पथरीली जगह पे, खुरदरी जगह पे चित्र बनाना या किसी भी पदार्थ को चलाना कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। दूसरी बात मैंने बताई है कि चित्र प्राय लाल रंग, काले रंग, सफ़ेद रंग से ही मिलकर बने हैं। इन्हीं तीन रंगों का प्रयोग उसने अधिकांश जगह किया है। पूरे विश्व में लगभग इन्हीं तीन चित्रों से, इन तीन रंगों से मिलकर बने ही चित्र प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं था कि वह एक ही चित्र में तीन तीन चार चार रंगों को इस्तेमाल करता था। वह एक चित्र में मुश्किल से दो रंगों का इस्तेमाल करता था। कभी कभी कहीं कहीं किसी जगह पे पीले रंग का भी प्रयोग हमें मिलता है। अब मैं उन पत्थरों के नाम, उन धात्विक चीज़ों के नाम बता देता हूँ जिनसे वह इन रंगों को बनाता था। लाल रंग वह गेरू मिट्टी से बनाता था। गेरू मिट्टी आप सभी परिचित हैं, राजस्थान में है तो मांडने वगैरह हम सब ज़्यादातर गेरू मिट्टी से बनाते हैं। काले रंग को वह कोयले या काजल से बनाता था। कोयला तो उसे बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं। जब भी जंगल में आग लगती थी, लकड़ियाँ जलती थी तो कोयला प्राकृतिक रूप में उसको मिल ही जाता था और बाद में तो वह खुद आग जलाने लग गया था तो उसे कोयला मिलने लग गया था। काजल, जब वह जंगल में आग लगती थी तो कहीं ना कहीं जो आग की कालिक थी वह जमा हो जाती थी, या जो गुफाओं में वह आग जलाता था तो उसकी कालिक जो दीवारों पे चिपक जाती थी, उसी से वह काजल लेकर अपने चित्रों को रंगता था। तीसरा रंग सफ़ेद रंग, यह खड़िया मिट्टी, चूना मिट्टी जैसी एक पत्थर होता है जो हम कली के रूप में प्रयोग करते हैं, या मांडनों में भी हम सफ़ेद खड़िया मिट्टी गाँव में देखते हैं। तो उस पत्थर को पीस कर यह सफ़ेद रंग बनाता था। अब अगली बात आप लोगों के ध्यान में आनी चाहिए या आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो रंग हैं हम आज दीवार पर लगाते हैं तो कुछ समय बाद दीवार से उतर जाता है और आदि मानव के चित्र आज भी मिलते हैं।
और काफ़ी अच्छी हालत में मिलते हैं। कुछ मिट गए हैं, पर कई चित्र मिलते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इतने 10,000 20,000 सालों तक वो चित्र कैसे स्थायी रहे। तो आज तो हम ईस्वी में जी रहे हैं, हम ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम 20,000 के आसपास समय हो गया, 15-20,000 का समय काल गुजर चुका है, पर फिर भी वे चित्र स्थायी है। तो किस प्रकार से उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? उसके पास कुछ ज़्यादा संसाधन तो थे नहीं, तो वह रंगों को, पत्थरों को पीस लेता था और उसमें पशुओं की चर्बी मिला लेता था। और पशुओं की चर्बी जो मिला लेता था, जो कि एक तरह से गोंद का कार्य करती थी, और जब वह चिपचिपे हो जाते थे, रंग लिक्विड रूप में आ जाते थे, तो वह उनको दीवारों पर लगाता था, और वह रंग इस कारण से थोड़े स्थायी रह पाए। तो यह, और कभी कभी तो वह जानवरों के रक्त का इस्तेमाल भी बंधन के लिए, मतलब गोंद के रूप में करता था। तो यह उसका तरीका था चित्रों को स्थायी करने के लिए। अब मैंने तीसरी बात बताई है, आकृतियों को नुकीले पत्थर से खोद कर स्थायी बनाया जाता था। जब वह आकार खींचता था, तो हम पेंसिल से आकार खींचते हैं, पर पेंसिल के आकार या कोयले आदि चीज़ों पर खड़िया मिट्टी से बनाए हुए आकार कुछ समय बाद मिट जाते हैं। पर हमें प्रागैतिहासिक चित्रों को देखने पर यह समझ में आया कि अधिकांश चित्र, ज़्यादातर चित्रों को किसी नुकीली धातु से खरोंच कर, दीवार को खरोंच कर, उकेर कर उन चित्रों का सीमांकन किया गया है। पहले जानवर का आकार खोद खोद के बनाया गया, बाद में उसमें रंग भरा गया। क्यों किया गया होगा ये काम? तो सीधी सी बात है कि अगर हम रेखा खींचेंगे तो वह कम लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, और हम उस पत्थर को खरोंच देंगे, खोद देंगे, तो वह जो लकीर बनेगी वह लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो इस कारण से उसने नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया, चट्टानों को खोदकर स्थायी चित्र बनाए। अगली बात है कि चित्रों में रंगों को कहीं कहीं रेखा द्वारा और कहीं छेपांकन पद्धति द्वारा भरा जाता था। मैंने एक गैंडे का चित्र बताया था, एक भैंसे का चित्र का फोटो मैंने लगाया था, पुराने वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। मैं आपको चलो ले चलता हूँ वहाँ पे, एक बार आप समझ पाएंगे। कि यहाँ जो ये भैंसे का चित्र है, इसमें आदि मानव ने इसके अंदर जो रंग भरा है वह रेखाओं में भरा है। यह कोई सजावटी प्रक्रिया नहीं है, उसे रंग भरना शुरुआत में आता नहीं था, इसलिए वह रंगों आकार को इस प्रकार से रेखा के प्रकार से भरता था। बाद में वह सीख गया, तो फिर उसने रंगों को अच्छे से पूरा लगभग भरना शुरू कर दिया। और एक दूसरी चीज़ मैंने बताई, छेपांकन पद्धति। सॉरी, तो ये जो मैं दूसरी पद्धति बता रहा था वह है छेपांकन पद्धति। छेपांकन पद्धति में आप देखेंगे कि उसने हाथ के छापे बनाए। तो ये जो हाथ के छापे हैं, यह इस प्रकार से प्रतीत होते हैं कि उसने हाथ को धरातल पर रखा है और फिर रंग का बुट्टा भर के उस हाथ पे मार दिया है, और जहाँ हाथ रखा है वह स्थान रिक्त और आसपास के स्थान पे रंग लग गया है। यह पद्धति छेपांकन पद्धति कहलाती है। तो इस तरीके से भी उसने चित्रों में रंग भरे हैं। तो यह इस प्रकार से आदिमानव अपने चित्रों को रंगीन बनाता था, यह उसकी तकनीक थी। अगली बात जो मैंने बताई है कि तुलिका रेशेदार लकड़ी को आगे से कूट कर बनाई जाती थी। चित्र बनाने के बाद रंग भरने के लिए हमें ब्रश की आवश्यकता, तुलिका की आवश्यकता होती है। उस समय उसके पास तुलिका नहीं थी,
तो उसने उस तुलिका को किसी सॉफ्ट पेड़ की डाली को तोड़ा, उसको आगे से कूटा, जैसे कि मिसवाक होता है, सॉफ्ट होता है। जाल के जो पेड़ होते हैं, जिनको जाल बोलते हैं हमारी भाषा में, आम भाषा में, उनके वो लचीले होते हैं, उनकी शाखाएं, उन लचीले भागों को आगे से कूटा और उसको वह ब्रश के रूप में, तुलिका के रूप में इस्तेमाल करने लगा। अब दूसरी बात कि तुलिका तो बन गई है, रंग भी उसने रक्त मिला के, चर्बी मिला के बना लिया है, पर उस रंग को वह कहाँ इकट्ठा करता था? हम लोग क्या करते हैं, कलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं रंगों को भरने के लिए, कटोरी का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का, कुछ भी अन्य पदार्थ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वह क्या करता था? तो वह करता था, जो लास्ट लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि प्याली के लिए, प्याली के स्थान पर पशुओं की पुट्ठे की हड्डी का प्रयोग करता था। तो पशुओं के जो हिप जॉइंट की हड्डी होती थी, पुट्ठे की हड्डी होती थी, वह थोड़ी गहराई लिए हुए हल्की सी ढलान नुमा होती थी। जैसे हाथ को आप हल्का सा हाथ में पानी लेते हैं तो जिस प्रकार से स्थान बन जाता है, उस प्रकार की वो होती है। तो उसमें वह रंग को भर लेता था और फिर वह उसमें तुलिका डुबो के दीवारों पे रंग भरता था। तो यह उसकी कलर प्लेट थी। तो मैंने यहाँ कुछ तकनीकें बताई हैं आपको कि कैसे कैसे आदि मानव ने किन विषम परिस्थितियों में रहकर भी चित्रों का निर्माण किया है और कितने सुंदर तरीके से किया है। इसमें तकनीक भी आ गई हैं, विशेषताएं भी आ गई हैं। विशेषताएं आप कैसे समझ सकते हैं कि रंग विशेष हैं, कुछ विशेष रंगों का ही प्रयोग कर पाया वो। इसमें एक विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता कि उस समय के जो चित्र थे वह रेखा प्रधान थे। छाया प्रकाश नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी शेडिंग नहीं मिलेगी, टेक्सचर नहीं मिलेगा, ठीक है, और चीज़ें नहीं मिलेंगी, पर रेखा मिलेगी। और ज़्यादातर उसके चित्रों में रेखा ही रेखा बनी हुई है, तो इसलिए उसके चित्र क्या हो गए, रेखा प्रधान हो गए। तो हमने इन सब बातों को, प्रागैतिहासिक चित्र काल के कला के सभी पहलुओं का हमने यहाँ टच कर लिया है और हम समझ गए हैं कि कैसे कैसे उसने चित्र बनाए थे। हमें ये बात विशेष स्मरण रखनी चाहिए कि उसने अभाव में रहकर कला को जीवित रखा और उस कला के कारण ही आज हम उस समय की संस्कृति को, उस समय के रहन सहन को समझ पा रहे हैं। तो इन चित्रों का इतिहास की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है और कला के लिए तो है ही। तो आप सभी लोगों के लिए ये एक रुचिकर अध्याय है। तो हमारा प्रथम अध्याय जो था प्रागैतिहासिक कला, वह समाप्त हो गया है। आगे हम सेकंड अध्याय पर चलेंगे, देखते हैं उसमें क्या रहेगा। तब तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने वीडियोस को, PDF फाइल्स को देखते रहिए और कोई भी प्रश्न हो तो उसे हमसे साझा कीजिए। धन्यवाद।